फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमएसएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि साइंस के हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आप लोग तो उस सारे चैप्टर्स में तो एकदम अच्छा कमांड आप लोग को हो गया होगा, और अब आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि बायो के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, ईजी होते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, बायो से आप लोग डरिए नहीं, भागिए नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन तो उठते ही उठते हैं। सारे सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को किसी सब्जेक्ट से भागना नहीं है। इसीलिए हमको कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। तो इसीलिए चलिए, बायो को आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, और इससे तो क्वेश्चन आता ही है और हम लोग को अच्छा भी लगता है, क्योंकि बायोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जीव जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में, मनुष्य के बारे में, उसके इंटरनल पार्ट के बारे में, कैसी गतिविधियाँ होती हैं, पौधे कैसे गति करते हैं, भोजन बनाते हैं, जीव जंतु कैसे भोजन बनाते हैं, ये सब बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आप लोग इससे क्यों घबराते हैं? इससे घबराया बिल्कुल मत कीजिए। बस आप लोग इसको ध्यान से सुना कीजिए और बार बार रिवीजन किया कीजिए, बार बार पढ़ा कीजिए। बायो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर हम लोग का है वो पौधों में पोषण से संबंधित है, कि पौधों में जो भोजन बनता है वो कैसे बनाते हैं और कैसे वो क्रिया करते हैं, कैसे ताप, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ये सब चीज़ें इसी के अंदर हम बात करेंगे, पौधों में पोषण की विधियाँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है वे पौधे कहलाते हैं। आपको बताना है कि जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है वे पौधे क्या कहलाते हैं? C2 पौधे, C4 पौधे, C3 पौधे, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन से पौधे हैं जो केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं और वे पौधे क्या कहलाते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आपको पता हो तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो C3 पौधे हैं वो राइट हो जाएगा, क्योंकि C3 पौधे वे होते हैं जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद जो बनता है, इसमें 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। तीन कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। तो इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे C3 पौधे कहते हैं। ठीक है, और इसमें MD हैच एक वैज्ञानिक है, MD हैच, और CR स्लैग नामक वैज्ञानिक हैं, जो 1966 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए एक नया प्रकार भी बताए थे। और यह जो चक्र है मुख्य रूप से एक बीजवी पौधों पे किया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में, जिनमें एक बीज पाए जाते हैं, एक बीजपत्री पौधों में किया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें कभी कभी द्विबीजपत्री पौधों में भी पाया गया है। तो ये जो हैच और स्लैग चक्र वाले जो पौधे होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो प्रथम उत्पाद में 4 कार्बन वाला पदार्थ बनाते हैं, जिसे ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो उसको C4 पौधे कहते हैं, और C3 पौधे जिसमें 3 कार्बन के परमाणु बनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो गया। जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है वो C3 पौधे कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। C4 पौधे कौन से हैं? आपको बताना C4 पौधे कौन से। अभी मैंने बताया कि C4 जो पौधे होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में जो प्रथम उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन वाला पदार्थ बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल होता है, और ऐसे पौधों को C4 पौधे कहते हैं। और यह पौधे जो होते हैं अधिक प्रकाश संश्लेषक होते हैं, मतलब इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक करते हैं ये। तो C4 पौधे में कौन कौन से शामिल हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गन्ना, सेकंड है मक्का, थर्ड है ज्वार, फोर्थ है मोथा, 5 है चौलाई। कूट में बताना है कौन कौन से हैं, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। C4 पौधे में कौन से शामिल हैं? तो C4 पौधे में आपका गन्ना भी है, मक्का भी है, ज्वार भी है, मोथा भी है और चौलाई भी है। ये सारे पौधे जो हैं C4 पौधे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। C4 पौधे क्या होते हैं? ये जो वैज्ञानिक हैज और स्लैग चक्र वाले जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद जो होता है, ये 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाते हैं। तो ऐसे पौधों को C4 पौधे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कैम पौधे
को और किस नाम से जानते हैं? आपको बताना है कॉम पौधे जो होते हैं उसको किस नाम से जाने जाते हैं। तो कॉम का जो फुल फॉर्म है वो क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्रासुलेशिया है। तो आपका बताना है कि किस अदर एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है। C2 पौधे, C4 पौधे, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जैसे कुछ पौधे होते हैं जो कुछ सरस पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, घीक्वार, क्लेचू में विशेष प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर होता है और जिससे ये पौधे जो हैं बहुत शुष्क व गर्म वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं उनको कैम प्लांट कहते हैं। क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्रासुलेशिया, ठीक है। ये इसके अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था। ये जो कुल है इसका, ये क्रासुलेशिया कुल के हैं और इसी में इनका सबसे पहले इनकी खोज की गई थी। और जो कैम पौधे होते हैं ये C2 पौधे भी होते हैं, इनको C2 पौधे भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। कैम पौधे को C2 पौधे के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। आपको बताना प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक इसमें प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन प्रकाश, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है ताप और जल। कूट में बताना है पहला तीसरा उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से बताइए क्या क्या हो सकता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, पौधे क्या क्या करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखिए प्रकाश का भी आवश्यकता होती है। पौधे जो होते हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मृदा से जल लेते हैं। प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो आपका प्रकाश ये भी सही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी सही हो गया, टेम्परेचर और जल भी सही हो गया, क्योंकि एक निश्चित ताप पर ही अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश जो इनका होता है वो ये जो लाल रंग के प्रकाश होते हैं वो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं और नीले रंग का जो प्रकाश होता है वो लाल से थोड़ा कम होता है, लेकिन जो हरा रंग का प्रकाश होता है वो बहुत कम और नहीं के बराबर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो तीव्रता होती है ये कलर पे भी निर्भर करती है। तो आपका प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तभी ना हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका इसमें हो गया। ताप भी इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये किस ताप पे कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, किस ताप पे वो कम एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपका ताप भी हो गया। और जल की उपस्थिति में तो भोजन बनाते ही हैं। जल हो गया, CO2 हो गया और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, फोर्थ जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। जो दृश्य प्रकाश होती हैं, जो दिखाई देने वाली प्रकाश होती हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3600 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम। देखिए ये जो होता है इसको एंगस्ट्राम बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एक के ऊपर 0, ये एंगस्ट्राम है, ये यूनिट है एक। तो 3600 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम, 3500 एंगस्ट्राम से 7000 एंगस्ट्राम। थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 3600 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में होती है। और पराबैंगनी जो होते हैं ये हरी और रक्त किरणों में यह क्रिया नहीं करते हैं। पराबैंगनी किरणें, हरी और इंफ्रारेड किरणों में यह क्रिया नहीं करते, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया इन तीनों में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो लाल किरणों में सबसे अधिक होती है, नीले प्रकाश में लाल से थोड़ा कम होता है और हरी किरण जो होती है उसमें सबसे कम या नहीं के बराबर होता है। और प्रकाश संश्लेषण की दर पर जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य की किरणों के प्रभाव को प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वो स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। 3600 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3600 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण में कुल प्रकाश का कितना % भाग क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो वायुमंडल से प्रकाश हम लेते हैं उसमें क्लोरोफिल कितने % उसमें एब्जॉर्ब करता है। प्रकाश में से
क्लोरोफिल कितना लेता है, 4%, 3%, 8%, 6%। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अब मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण में जो दृश्य प्रकाश की किरणें होती हैं उनका स्पेक्ट्रम 3600 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम होता है इसकी तरंग दैर्घ्य। और ये पराबैंगनी, हरा और जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं इनमें यह क्रिया नहीं होती हैं। और लाल रंग का जो किरण होता है उसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो तेज होता है, बल्कि उसके उससे तो नीले से थोड़ा कम, नीला कम होता है, लाल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो होता है लाल का होता है, नीले का लाल से थोड़ा कम होता है, हरा जो होता है उसमें नगण्य के बराबर होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो प्रकाश तीव्रता के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना प्रकाश संश्लेषण की दर होगी उतना ही उसका तीव्रता होगा, दोनों में बराबर का अनुपात होगा। और सामान्यतः जो कुल प्रकाश का 3% भाग ही क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 3%। ठीक है, सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण में जो कुल प्रकाश का परसेंटेज है वो क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा अवशोषित किया जाता है, वो 3% है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा छायाप्रिय पौधे कहलाते हैं? आपको बताना है छायाप्रिय पौधे कौन से हैं। पहला ऑप्शन जो अधिक प्रकाश तीव्रता में रहने के आदी होते हैं, जो कम प्रकाश तीव्रता में रहने के आदी होते हैं। थर्ड है 1 व 2 दोनों। फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें है जो छायाप्रिय पौधे हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो छायाप्रिय पौधे क्या होते हैं? ये पौधे होते हैं जो कम प्रकाश तीव्रता में रहने के आदी होते हैं, जो मतलब प्रकाश की कम प्रकाश में भी वो जीवित रह सकते हैं, वो छायाप्रिय पौधे कहलाते हैं जो कम प्रकाश में रहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, फर्स्ट नहीं सेकंड राइट हो गया। और जो पौधे ज़्यादा प्रकाश तीव्रता में रहने के आदी होते हैं, मतलब जिनको तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो सूर्यप्रिय पौधे कहलाते हैं। और जिनको कम प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है वो छायाप्रिय पौधे कहलाते हैं। तो आप इसको ऐसे ही कॉमन सेंस में भी समझ सकते हैं कि छाया मतलब कम हो गया, उसकी सूर्य की रोशनी उसमें कम होती है, या उसकी प्रकाश जो होते हैं कम होते हैं, तो कम प्रकाश की जो आवश्यकता होती है वो छायाप्रिय पौधे हो गए। और जिसमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है वे सूर्यप्रिय पौधे होते हैं। जो सूर्य जो होते हैं वो सीधे प्रकाश देते हैं, ज़्यादा प्रकाश देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। जो कम प्रकाश तीव्रता में रहने के आदी हो वे छायाप्रिय पौधे कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस तापक्रम पर अधिक होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में ताप का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये है आपका ऑप्शन कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो जैसे 30 से जो 35 डिग्री तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिकतम होती है, और 40 डिग्री से ऊपर जो होते हैं लवकों और एंजाइमों में विकृत होने लगती है। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जो लवक होते हैं और एंजाइम जो होते हैं ये विकृत हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की दर पर जो तापक्रम का प्रभाव होता है वो प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ताप परिवर्तन का प्रभाव केवल कार्बन स्वांगीकरण चक्र पर ही होता है। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया जो होती है ताप परिवर्तन से अप्रभावित होती है, कि ताप बदलेगा तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, और 40 डिग्री से ऊपर जाएंगे अगर तो लवक और एंजाइम जो है वो विकृत होने लगते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का कितना % भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा होता है? आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कितने % भाग जलीय पौधे और शैवाल द्वारा होता है? 80%, 90%, 75%, 25%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण का होता है वो 90% भाग जो होता है जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। और ये जो 90 होते हैं, 90% जो होता है ये शैवालों और जलीय पौधों द्वारा होता है। और इस 90 में जो 85% होते हैं वो समुद्रों में होते हैं। 85% समुद्रों में होते हैं, और इसमें जो बचा 5% भाग जो होते हैं वो नदी तालाब आदि में होते हैं। ये 85% भाग जो होते हैं समुद्रों में होते हैं, 5% जो होते हैं ये नदी तालाब आदि में होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण का जो प्रतिशत भाग है वो 90% भाग जो है जलीय पौधों और शैवालों द्वारा होते हैं, और इस 90% में 85% जो होता है ये समुद्रों में होते हैं, जो मुख्यतः शैवाल के द्वारा होता है, और 5% भाग जो होते हैं ये नदी और तालाब द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
इनमें से किस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं? आपको बताना है इनमें से किस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से, एक व दो दोनों से, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो सभी जीवधारी होते हैं उसमें श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। और जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिल जाते हैं और जिससे वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित होते रहते हैं। और मनुष्य जो अन्य जीवधारी होते हैं, यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य की और जीवधारियों की मृत्यु होने लगती है। लेकिन जो हरे पौधे होते हैं वो उनके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार प्रयोग करते हैं। और यदि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार एब्जॉर्ब ना करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। और वास्तव में जो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण के साथ ही हरे पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते रहते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको बदले में ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना ppm होती है? आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने ppm होती है। 300 ppm, 500 ppm, 600 ppm, 800 ppm। तो जल्दी से बताइए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। और ppm का जो फुल फॉर्म होता है वो पर पार्ट्स मिलियन होता है, पर पार्ट्स मिलियन। तो जल्दी से बताइए। तो वायुमंडल में जो वायु के आयतन के अनुसार जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है वो केवल 0.03% होता है। इसको हम 300 ppm कहते हैं, 300 ppm कहते हैं। और वायुमंडल में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ोतरी होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती है। और नहीं तो वो प्रकाश जो है उनके लिए हानिकारक हो जाता है पौधों के लिए। एक निश्चित सांद्रता के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी पौधों के लिए हानिकारक है और इससे जो है प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, 300 ppm। ठीक है, अगला देखते हैं। पोषण के आधार पर पौधों के वर्ग में शामिल है। आपको बताना पोषण के आधार पर पौधों के वर्ग में शामिल है स्वपोषी पौधे, परपोषी पौधे, विशेष प्रकार के पौधे, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि पोषण के आधार पर पौधे के कितने वर्ग हैं और कौन कौन से हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जंतुओं की भांति जो होते हैं पौधे भी अपना भोजन, जंतुओं के भांति पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और ये अपने पोषण पदार्थों के लिए विभिन्न स्रोतों पर भी निर्भर रहते हैं। तो पोषण की जो विधियों के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया, स्वपोषी, परपोषी और विशेष प्रकार के पौधे। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी पौधों के अंतर्गत 2 तरह के पौधे आते हैं, ये रसायन स्वपोषी और प्रकाशीय स्वपोषी। और परपोषी पौधे वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए भिन्न भिन्न स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जीवाणु हैं, कवक हैं और कुछ पुष्पी पादप हैं। और विशेष प्रकार के जो पौधे विशेष प्रकार के पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं, सहजीवी और कीटभक्षी पौधों के रूप में। कुछ कीटों को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं और कुछ सहजीवी होते हैं जो एक दूसरे से सहजीविता का नियम अपनाते हैं, जैसे लाइकेन है, शैवाल और कवक एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। पोषण के आधार पर जो पौधे के वर्ग हैं वो 3 भागों में बांटा गया, स्वपोषी पौधे, परपोषी पौधे, विशेष प्रकार के पौधे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वपोषी पौधे के भाग हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो स्वपोषी पौधे के भाग हैं। रसायन स्वपोषित पौधे, प्रकाशीय स्वपोषित पौधे, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि स्वपोषी पौधे क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, रसायन स्वपोषी और प्रकाशीय स्वपोषी। रसायन स्वपोषी जो होते हैं इसमें जो कुछ जीवाणु होते हैं वो अपना वो जो भोज्य पदार्थ है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में ही बना लेते हैं, उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और ये भोज्य पदार्थ के संश्लेषण के लिए कुछ अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं।
और इस प्रकार जो ये क्रिया होती है रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग द्वारा संश्लेषण होता रहता है और इस क्रिया को रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस है, ये सारे जीवाणु जो होते हैं रसायन स्वपोषी होते हैं। और प्रकाशीय स्वपोषी जो होते हैं वे पौधे हरे पौधे होते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर अपना कार्बनिक पदार्थ अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। इस क्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ठीक है, रसायन स्वपोषी जो होते हैं इनमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाशीय स्वपोषी जो होते हैं इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेते हैं और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की रोशनी की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड जो है राइट हो गया, 1 व 2 दोनों के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से रसायन संश्लेषी हैं? आपको बताना है इसमें से कौन से हैं जो रसायन संश्लेषी हैं। अभी मैंने बताया कि रसायन संश्लेषी पौधे क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रिकारी जीवाणु, सेकंड है आयरन जीवाणु, थर्ड है मीथेन जीवाणु, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो रसायन संश्लेषी वे पौधे होते हैं जो जिनको प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, उसमें प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपना भोजन बना लेते हैं। और ये जो प्रकाश की जगह पे कुछ रसायन का ही प्रयोग करके वो अपना भोजन बनाते हैं। तो जैसे नाइट्रिकारक जीवाणु जो होते हैं, नाइट्रिकारी जीवाणु, ये भी आपके राइट हो जाएंगे। नाइट्रोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आयरन जो है जीवाणु ये भी आपका राइट है, मीथेन भी आपका राइट है। तो आपका राइट उपर्युक्त सभी जो है ये सही हो जाएगा। तो सारे जो हैं ये रसायन संश्लेषी पौधे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। सेकंड है परपोषित समूह के पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा है अधिपादप पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कूट में बताना है कौन से सत्य हैं। केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा, केवल तीसरा, दूसरा तीसरा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। तो स्वपोषी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन इसमें दे रहा है स्वयं नहीं बनाते हैं, ये आपका गलत हो गया। स्वपोषी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी पौधे समूह के पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये गलत है, क्योंकि परपोषी पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं तथा भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो आपका ये दोनों रॉन्ग हो गया। और अधिपादप पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अधिपादप जो पौधे होते हैं ये कुछ छोटे हरे पौधे जो होते हैं बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पे उगते हैं, लेकिन ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, केवल उन पे सहारा के लिए ये उस पर उगते हैं। जैसे आर्किड देखे होंगे आप, ये एक अधिपादप पौधा है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। तो कूट आपका केवल तीसरा आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कीटभक्षी पौधे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है भारत में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कीटभक्षी पौधे वे होते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगों को खाकर उससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। और इन पौधों में कीट पकड़ने वाले अंग होते हैं जिनके द्वारा ये कीटों को मारकर सबसे पहले उसको पचाते हैं और फिर बाद में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं। और नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है, कीटाहारी पौधे जो होते हैं वो ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसीलिए वो कीटों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इसमें जो होती हैं हरी पत्ती इनकी जो होती हैं कि पादप जो होते हैं ये इसमें पत्तियां हरी होती हैं और ये भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बनाते हैं। और कीटाहारी जो पौधों की संख्या होती है वो लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है अभी तक। और भारत में ये पौधे जो है दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है सिरका, दही और पनीर आदि किन जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है? पहला ऑप्शन सहजीवी, सेकंड है परजीवी, थर्ड है मृतोपजीवी, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सिरका, दही और पनीर किन जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पौधे क्या होते हैं?
जो अपने भोजन के लिए जीवों के मृत सड़े हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार जो पोषण विधि होती है वो पोषण की मृतोपजीवी विधि कहलाती है, जो मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अनेक जीवाणु और कवक भी मृतोपजीवी होते हैं। ये पौधे और जंतुओं के मृतक शरीर और उनके मलमूत्र का विच्छेदन करके उनके यौगिक या तत्वों में बदल देते हैं। और मुख्यतः जो होते हैं प्रकृति में कूड़ा करकट के ढेरों और लाशों की भी सफाई करते हैं। तो सिरका, दही और पनीर जो है ये मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सहजीवी पौधे हैं? सहजीवी पौधे हैं, पहला ऑप्शन है लाइकेन, सेकंड है डोशेरा, थर्ड है यूट्रिक्लोरिया, फोर्थ है ऊपर सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो सहजीवी पौधे हैं। तो सहजीवी पौधे क्या होते हैं? जब दो पौधे साथ साथ रहते हैं और पारस्परिक रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे एक उनको आश्रय देता है तो दूसरा उनको भोजन देता है, इस टाइप से जो पौधे होते हैं वो सहजीवी कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। लाइकेन जो है एक प्रकार का सहजीवी पौधा है। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, और शैवाल जो होता है उनको भोजन प्रदान कराता है, और कवक जो होता है उस पर आश्रय देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। लाइकेन जो है यह सहजीवी पौधे हैं। सहजीवी पौधे जो साथ साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है निम्न श्रेणी के पौधों में भोजन उनकी प्रत्येक कोशिका में नहीं होता है। सेकंड है उच्च श्रेणी के पौधों में भोज्य पदार्थों का निर्माण पौधों के सभी अंगों में होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी के पौधों में भोजन उसके प्रत्येक कोशिका में होता है। तो जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं भोजन निर्माण के लिए इनके प्रत्येक कोशिका में नहीं होता है ये बोल रहा है, बल्कि निम्न श्रेणी के पौधों में भोजन जो है उनके प्रत्येक कोशिका में होता है। तो आपका यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। परंतु जो उच्च श्रेणी के हरे पौधे होते हैं वो भोज्य पदार्थों का निर्माण पौधों के सभी अंगों में नहीं होता है। और इसमें कह रहा है उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं भोज्य पदार्थों का निर्माण पौधों के सभी अंगों में होता है, ये अपोजिट कर दिया है। निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं वो भोजन उनकी प्रत्येक कोशिका में होता है, और उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें भोज्य पदार्थों का जो निर्माण होता है वो सभी अंगों में नहीं होता है। और जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं ये खाद्य का स्थानांतरण भी नहीं करते हैं, लेकिन जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं इनमें पत्तियां भी पाई जाती हैं। जो पत्तियां पाई जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन का निर्माण भी कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, आपका दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे के किस भाग में खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं होता? आपको बताना कि पौधे के किस भाग में खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। पहला ऑप्शन तना में, सेकंड है पत्ती में, थर्ड है जड़ में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जड़ों में यद्यपि खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं। इसमें जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम वाहिकाएं और वाहिनियों जो होते हैं इनके द्वारा ये ऊपर चढ़ता रहता है, और जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज तत्वों को जो होता है ये जाइलम की सहायता से ही तने के ऊपर बढ़ने की क्रिया जो होती है रसारोहण कहलाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। जड़ जो होते हैं ये खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करते, निर्माण की बात कर रहा है, ठीक है, निर्माण नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों को कहाँ संचित करते हैं? पहला ऑप्शन तना, सेकंड पत्तियां, थर्ड बीज, फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि पौधे जो है आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों को कहाँ इकट्ठा रखते हैं। देखिए उसमें दे रहा था निर्माण, इसमें दे रहा संचित। तो निर्माण जो है जहाँ पे भोजन वो बनाते हैं, और संचित मतलब जहाँ वो स्टोर अपना करते हैं भोजन को। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पौधे जो आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों को अपनी जड़, तना, पत्ती तथा बीजों में संचित करते रहते हैं, और जिन अंगों में भोज्य पदार्थ संग्रहित होता रहता है उन्हें हम संचालक अंग भी कहते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी पौधे जो आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों को तना, पत्ती और बीजों में इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किन पादपों में भोजन का संग्रह पत्तियों में पाया जाता है? इनमें से कौन से पादप हैं जिनमें भोजन का जो संग्रह होता है वो पत्ती में होता है? तो ऑप्शन है प्याज, लहसुन, अजूबा, मूली, ग्वार। कूट में बताना है कौन कौन से सही हैं। केवल पहला, दूसरा, चौथा, छठवां,
पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवां, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किन पौधों में भोजन का संग्रह जो होता है पत्तियों में होता है। तो पत्ती जो होता है ये खाद्य का संचय खाद्य का संचय है वो प्राय पत्तियों में नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें रुकावट आता है। यदि अगर वो अपने पत्तियों में खाद्य का संचय कर लेंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उनको बाधा पड़ेगी। किंतु कुछ पौधे जो होते हैं भोजन का संग्रह पत्तियों में भी कर लेते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, पत्ता गोभी, अजूबा है, बिगोनिया है, ग्वार है। ये सारे पौधे जो होती है अपने भोजन का जो संचय करते हैं वो पत्तियों में करते हैं। तो आपका प्याज जो होता है ये राइट हो जाएगा, लहसुन भी हो जाएगा, अजूबा भी हो जाएगा, और मूली नहीं होगा क्योंकि मूली एक प्रकार का जड़ है। ग्वार में भी होता है। तो आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से तने के भाग में शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो तने का भाग है या प्रकार है। पहला ऑप्शन है रसदार तना, सेकंड है पड़काय स्तंभ, थर्ड है प्रकंद, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो तना क्या होता है? जैसे कुछ पौधे जो होते हैं तना खाद्य संग्रह के कारण मोटा, चौड़ा या मांसल हो जाते हैं, और इनको जो है रसदार तना भी कहते हैं, पड़काय स्तंभ भी कहते हैं, प्रकंद भी कहते हैं, घनकंद भी कहते हैं। तो रसदार तना में क्या हो जाएगा? रसदार तना में आपका गन्ना आ जाएगा क्योंकि उसमें रस भरा होता है। पड़काय स्तंभ में आपका नागफनी हो जाता है। नागफनी आप देखे होंगे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ जो होते हैं कांटों में चेंज हो जाते हैं। तो ये पड़काय स्तंभ भी हो गया। प्रकंद हो गया। प्रकंद में आपका राइजोम, अदरक देखे हैं, केला, हल्दी, ये सब प्रकंद है जो छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं, वो प्रकंद हो जाते हैं। घनकंद में जिसमें थोड़ा बड़ा कंद होता है, जैसे सूरन देखे होंगे, कान जिसको कहते हैं, और कंद, आलू जो है एक प्रकार का कंद है। तो आपका तने के जो भाग में शामिल है इसमें से रसदार तना भी है, पड़काय स्तंभ भी है, प्रकंद भी है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के किस भाग में प्रायः गूदेदार मृदुतक बहुत अधिक मात्रा में विकसित होते हैं? पत्ती, पुष्पक्रम, अंडाशय, तना। तो आपको बताना है कि पौधे के किस भाग में गूदेदार मृदुतक बहुत अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अंडाशय में प्रायः गूदेदार मृद ऊतक बहुत अधिक मात्रा में विकसित हो जाते हैं, और इन ऊतक में शर्करा, अम्ल तथा अन्य स्वादिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं, और कुछ पौधों में पुष्प के अन्य भाग भी मांसल व रसदार हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अंडाशय जो होता है ये प्रायः गूदेदार मृद ऊतक बहुत अधिक मात्रा में विकसित हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से पौधे में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया कम हो जाती है? पहला ऑप्शन बोरान, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। बोरान व पोटेशियम दोनों की अगर मिट्टी में कमी हो जाती है तो पौधे खाद्य पदार्थों की जो स्थानांतरण करने की क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि बायो आप लोगों के लिए बहुत हार्ड है। बायो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग उसको एंजॉय के साथ पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।